Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 5th semester इंग्लिश लिटरेचर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको फिक्शन के विषय में बताया जाएगा। जो आपका सेकंड पेपर होता है ये फिक्शन टाइटल्ड होता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, यानी कल्पनात्मक सोच इसमें निहित होती है। तो ये सेकंड पेपर के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सेट करके मैं आपके बीच में रखा हूं विथ आंसर, जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो ये पहुंच पावे, आने वाले एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स को गेन कर पावे। अब हम देखेंगे मित्रों, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी बनने वाला है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मित्रों, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है द टर्म। टर्म का तात्पर्य होता है मित्रों, टर्म को हिंदी में कह सकते हैं आप कि पूरी ही तरह की तरीके से शब्द के रूप में जाना जाता है। द टर्म नॉवेल, जो नॉवेल शब्द है, रिफर्स टू ए फिक्सिचुअस प्रोज एक्सप्लेन, यानी कि उपन्यास शब्द का तात्पर्य काल्पनिक गद्य से है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको व्याख्या के रूप में बताना है कि उपन्यास शब्द का तात्पर्य काल्पनिक गद्य से होता है। यह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे मित्रों। द टर्म नॉवेल अर्थात उपन्यास शब्द रिफर्स टू ए फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि उपन्यास शब्द एक काल्पनिक गद्य कथा, नैरेटिव का मतलब होता है एक जो है गद्य कथा जो होती है उसके बारे में बताता है। आर टेल ऑफ ए लेंथी प्लॉट, या जो है एक लंबे कथानक की कहानी को संदर्भित करता है, प्रेजेंट्स करता है। विच प्रेजेंट्स ए पिक्चर सीरीज ऑफ रियल आर इमेजिनरी लाइफ, जो कि वास्तविक या काल्पनिक जीवन की एक चित्र श्रृंखला प्रस्तुत करता है। पुनः देखेंगे इस लाइन को मित्रों, उपन्यास शब्द एक काल्पनिक गद्य कथा या एक लंबे कथानक की कहानी को संदर्भित करता है, जो वास्तविक या काल्पनिक जीवन की एक चित्र श्रृंखला प्रस्तुत करता है, वह व्यक्त करता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे मित्रों। आगे देखेंगे, इट इज लॉन्गर एंड मच मोर इलेबोरेट देन ए शॉर्ट स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें जाएंगे मित्रों, यह एक लघु कथा की तुलना में अधिक लंबी और अधिक विस्तृत है। जो लघु कथाएं होती हैं मित्रों, उसकी अपेक्षा ये जो है इट इज लॉन्गर एंड मच मोर इलेबोरेट देन ए शॉर्ट स्टोरी, यानी कि लघु कथाएं जो होती हैं उन लघु कथाओं की तुलना में अधिक लंबी और अधिक विस्तृत है। ये हमें जानना है। आगे देखेंगे, इट्स एलिमेंट्स आर फिक्सिचुअस प्रोज स्टोरी लेंथियर एंड मोर इलेबोरेट देन ए शॉर्ट स्टोरी। देखेंगे मित्रों, इसके तत्व जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उपन्यास के, तो इसके जो तत्व होते हैं, तत्व काल्पनिक गद्य कहानी है जो लघु कथा की तुलना में अधिक लंबी और अधिक विस्तृत हैं। ये जो लघु कथाएं होती हैं उनकी अपेक्षा जो है ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा विस्तृत होती हैं। तो ये हमें इसमें समझ लेना है कि जो लघु कथा की तुलना में अधिक लंबी और अधिक विस्तृत है, इसके तत्व काल्पनिक गद्य कहानी है जो लघु कथा की तुलना में अधिक लंबी और अधिक विस्तृत हैं। तो ये हमें जानना है। ए पिक्चर सीरीज ऑफ इमेजिनरी लाइफ पासिंग एज रियल लाइफ, जो एक वास्तविक विचार के रूप में गुजरने वाले काल्पनिक जीवन की एक चित्र श्रृंखला एक समान मुद्दे पर अच्छी तरह से चित्रित चित्र और मानवीय पात्र समय समय पर भावनात्मक संकटों से पीड़ित रहते हैं। ये चीज़ें इसमें बताई जाए। द रियल लाइफ बेल नाइट प्लॉट ending on a likely issue, human characters every now and then suffering from emotional crisis, यानी कि इसमें जो तथ्य बताया गया है ये कि वास्तविक विचार के रूप में गुजरने वाले काल्पनिक जीवन की एक चित्र श्रृंखला एक समान मुद्दे पर अच्छी तरह से चित्रित चित्र और मानवीय पात्र समय समय पर भावनात्मक संकटों से पीड़ित रहते हैं। यह दृश्य इसमें दिखाई पड़ता है। किनमें? उपन्यास में मित्रों। आगे देखेंगे, एन इजी एग्जाम्पल ऑफ द नॉवेल इज द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज एट 1986 बाय थॉमस हार्डी। तो इसमें देखेंगे
उपन्यास का एक आसान उदाहरण थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो कि 1986 है, इसको हम देख सकते हैं, जिसको कि पिकारेस्क उपन्यास के रूप में, जिसको हम हार्डी के नॉवेल के रूप में मित्रों जानते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से समझेंगे। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है मित्रों। प्रत्येक लाइन को आप अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज पिकारेस्क नॉवेल, यानी पिकारेस्क उपन्यास क्या है, इसके विषय में आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय जो है यूनिवर्सिटियों में पूछा जाने वाला है, तो इसको पूरी तरह से देखते चलेंगे। पिकारेस्क नॉवेल के उपन्यास यानी पिकारेस्क उपन्यास क्या होता है, इसके विषय में तो देखेंगे आंसर। द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। ये पिकारेस्क शब्द स्पेनिश शब्द पिकारो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स ए रफ आर नेम, जिसका अर्थ है रूज या गुंडा, यानी इससे तात्पर्य होता है जो पिकारेस्क नावल होते हैं उसका जो वास्तविक मीनिंग या अर्थ है उसको हम एक रूज या गुंडा से अर्थ लगाते हैं। आगे देखेंगे द पिकारेस्क नॉवेल इज ए लेट ऑफ एडवेंचर आर मिस एडवेंचर्स ऑफ ए पिकारो आर रफ। तो जो पिकारेस्क को जो एक मतलब इसको पिकारेस्क उपन्यास पिकारो या रूज के कारनामों या दुस्साहस का अंतिम भाग है, जिसको कि हम लास्ट स्टेज कह सकते हैं। जो पिकारो और पिकारेस्क के जो है के रूप में जाना जाने वाला उनके कारनामों का दुस्साहस का जो है अंतिम भाग है, जो कि हु वांडर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी शहर से देश यानी शहर से देश तक फैलने वाला है, एक स्थान से दूसरे स्थान, शहर से देश तक जाने वाला मित्रों। आगे देखेंगे फ्रॉम वन सेटिंग टू अनदर, फ्रॉम द टाउन टू द कंट्री, फ्रॉम वन इन to another, and in this way the novelist gets an opportunity of introducing a variety of characters and incidents of पेंटिंग सोसाइटी एज ए होल रियलिस्टिकली। तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से हम समझेंगे। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान, शहर से देश, एक सराय से दूसरे सराय में भटकता रहता है, और इस तरह उपन्यासकार को एक अवसर मिलता है मित्रों विभिन्न प्रकार के पात्रों और घटनाओं का परिचय देना, समाज को समग्र रूप से यथार्थवादी ढंग से चित्रित करना, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं रियलिस्टिकली, यानी कि पूर्ण रूप से जो है पूरी सोसाइटी को, समाज को जो है यथार्थवादी ढंग से चित्रित करना होता है इस पिकारेस्क नॉवेल के अंतर्गत मित्रों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आपको देंगे जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है व्हाट इज स्ट्रीम कॉन्शियसनेस नॉवेल। स्ट्रीम कॉन्शियसनेस नॉवेल का मतलब होता है मित्रों धारा चेतना उपन्यास, यानी कि धारा चेतना उपन्यास क्या होता है, जिसको कि स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, अर्थात धारा चेतना उपन्यास क्या है, इसके विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे इसके आंसर को पूरी ही तरह से आप इसको समझते चलेंगे। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाज ए रिवोल्यूशनरी टेक्निक। चेतना की धारा तकनीक एक क्रांतिकारी तकनीक थी। कैसी तकनीक थी मित्रों? एक जो है रिवोल्यूशनरी तकनीक मानी गई, इसको जो है एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में जाना गया था। विच ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म द आर्ट ऑफ नैरेटिव ऑलमोस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, जिसको कि पूरी ही तरीके से जिसने कथा की कला को लगभग हर मामले में बदलने की कोशिश की। इसमें सारी तकनीक को पूरी तरह से जो है बदलने का प्रयास किया गया था मित्रों। इस तकनीक से पहले जो है दिस फर्स्ट यूजर ऑफ दिस टेक्निक वाज द फ्रेंच नॉवेलिस्ट, यानी कि इस तकनीक के पहले प्रयोगकर्ता जो थे फ्रांसीसी उपन्यासकार एडवर्ड डुजार्डिन थे। उनका नाम क्या था मित्रों? एडवर्ड डुजार्डिन, यानी कि द एडवर्ड डुजार्डिन इन ए शॉर्ट नावल पब्लिश इन 1888, जिनको कि ये नावल जो है जिनकी जो उपन्यास थी 1888 में प्रकाशित
हुई थी, जो लघु नाभि में चेतना की धारा के रूप में जानी गई। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस हाउएवर वाज कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिकल विलियम जेम्स, जो कि विलियम जेम्स जो कि एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। उनके लघु नाभि में चेतना की धारा वाक्यांश का आविष्कार मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने किया था। इसका मित्रों, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 लिखी थी। उन्होंने क्या लिखा था, किस नाम की उपन्यास को लिखा था साइकोलॉजी को? हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890, जिन्होंने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 लिखा हुआ था मित्रों। बाई कॉलिंग कॉन्शियसनेस ए स्ट्रीम, जेम्स मीन्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज समथिंग फ्लूइड। इन्हीं के द्वारा, जिनको हम चेतना की एक धारा कहकर पुकार सकते हैं, जेम्स ने इसका मतलब है कि मानव चेतना कुछ तरल है। यह सामान्य रूप से भावनाओं, छापों, कल्पनाओं, आधे अधूरे विचारों और जागरूकता की एक अखंड धारा है। चेतना एक निरंतरता है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और इस तरह से बताया मित्रों कि जो मानव इंप्रेशन होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें पूरी ही तरीके से भावनात्मक पक्ष को लेकर चलती हैं। ये सामान्य रूप से भावनाओं, छापों, कल्पनाओं, आधे अधूरे विचारों और जागरूकता की एक अखंड धारा के रूप में है। चेतना एक निरंतरता है, यानी कॉन्शियसनेस इज ए कंटिन्यूटी लाइक टाइम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और ये पूरी ही तरीके से समय पर निर्भर होती है। तो ये जो है चेतना की एक निरंतरता को इन्होंने स्पष्ट किया। समय और यह समय है स्वतंत्र है, यानी कि समय और यह समय से स्वतंत्र रूप से जानी जाती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट डज मेनोलिन रिप्रेजेंट द सैंटियागो, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेनोलिन सैंटियागो का क्या दर्शाता है, यानी क्या बताता है। तो इसमें जो है मोनोलॉग सैंटियागो 7 को क्या दर्शाता है, तो मैंने क्या बातें की जा रही हैं इसमें, रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे व्हाट डज मेनोलिन रिप्रेजेंट इन सैंटियागो, तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि मेनोलिन सैंटियागो को क्या दर्शाता है, क्या बताता है इसमें। तो देखेंगे आंसर, दो सैंटियागो हैज नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, हालांकि सैंटियागो की अपनी कोई संतान नहीं है। द डिवोटेड मोनिलियन, यानी कि सैंटियागो के पास कोई ही संतान नहीं है, लेकिन समर्पित मेंसिन बूढ़े व्यक्ति के लिए एक बेटे और अगली पीढ़ी के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। मैन तो सर्व्स एज ए समथिंग ऑफ ए सन फॉर द ओल्ड मैन एंड ए नोट टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि सैंटियागो की अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु समर्पित मेंसिन बूढ़े व्यक्ति के लिए एक बेटे और अगली पीढ़ी के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। अंडरलाइंग द स्टोरीज मैसेज कंसर्निंग द साइकिल नेचर ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन की चक्रीय प्रकृति से संबंधित कहानी के संदेश को अंतर्निहित करता है, यानी कि जो जीवन से जुड़ी हुई, जीवन के जो चक्र है मित्रों, चक्रीय प्रकृति से संबंधित कहानी के संदेश को पूरी तरह से अंतर्निहित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे देखेंगे, सैंटियागो जर्नी टू कनक्यूर द मर्लिन इज द ग्रैंड कल्मिनेशन ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज ए फिशरमैन। मार्टिन पर विजय प्राप्त करने की सैंटियागो की यात्रा एक मछुआरे के रूप में उसके फालुंग कैरियर की भव्य परिणत है, जिसको कि हम जान सकते हैं। तो इसमें जो है बताया गया है फर्नी फिशरमैन के रूप में, मर्लिन द ड्यूटीफुल अप्रेंटिस इज प्राइम्ड टू टेक द बेसन, सिंबलाइजिंग द एक्ट ऑफ शेफर्डिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो
तो इसमें बताया जा रहा है मित्रों कि कर्तव्यनिष्ठ प्रशिक्षु मेनुसिन को बेटन लेन के लिए तैयार किया गया है, जो अगली पीढ़ी में चरवाहा के कार्य का प्रतीक है। इसमें जो है एक चरवाहे के कार्य को ग्रहण करता है और करता है, तो इसके पश्चात जो है वो आगे अपनी पीढ़ी को, अपने लाइफ को बढ़ाता रहता है सेंटियागो। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, हाउ डज सेंटियागो इम्बॉडी ए हीरो। सेंटियागो एक नायक का अवसर कैसे बनता है, यानी कि सेंटियागो एक नायक का अवतार कैसे बनता है, नायक के रूप में उसको कैसे जान लिया जाता है। इम्बॉडी ए हीरो का मतलब होता है नायक का अवतार प्राप्त करना। तो इसमें देखेंगे, सेंटियागो डिमॉन्स्ट्रेट ए रिमार्केबल रिसॉल्व। सेंटियागो ने एक उल्लेखनीय संकल्प का प्रदर्शन किया। नॉट ओनली डज ही रिफ्यूज टू गिव अप, न केवल जो है उसने जो है सेंटियागो ने एक उल्लेखनीय संकल्प का प्रदर्शन किया, इतने दिनों तक सफलता की कमी के बावजूद न केवल उसने हार मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उसने अपनी हार नहीं मानी, रिफ्यूज टू गिव अप डिस्पाइज हिज लैक ऑफ सक्सेस फॉर ए सो मेनी डेज, बट ही मेंटेन ए थॉटफुल फिलॉसफी रिगार्डिंग हिज रिलेशनशिप। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि उसने न केवल अपनी हार मानने से इनकार कर दिया, बल्कि वो अपने संबंधों के संबंध में एक विचारशील दर्शन रखता था, दृष्टिकोण रखता था, जिससे वो सफलता को प्राप्त करना चाहता था। तो इसमें आप देखेंगे मित्रों कि जो क्वेश्चन है, तो उसका जो सेंटियागो का जीवन था सक्सेस, सफलता से संबंधित मित्रों, जो कि सफलता का एक परिचायक बन रहा है। सक्सेस, लिविंग, डाइंग एंड हंटिंग, यानी कि जो उसकी लाइफ थी वो सफलता, जीना, मरना और शिकार करना। मार्टिन के प्रति उसकी जो है कि अहंकार की उपज नहीं है, उसको एक अहंकार हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हिज डिवोशन टू द मॉर्लिन इज नॉट आउट ऑफ ईगो, यानी उसकी जो अहंकार की उपज नहीं है, क्योंकि सेंटियागो को अपने गौरव के बारे में पता है, क्योंकि वो जानता है एज सेंटियागो इज अवेयर ऑफ हिज ओन प्राइड, क्योंकि उसको अपने गौरव के विषय में पूरी तरह से जानकारी है, बट रेदर रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर द ग्रेट फिश। फिर भी जो है यहाँ बताया जा रहा है मित्रों, बल्कि वो महान मछली के प्रति सम्मान और आदर है, यानी उसके हृदय में बल्कि वो महान मछली के प्रति जो है सम्मान और आदर को उपस्थित करता है। इवन एज द शार्क्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही हैज फॉट एंड ब्लेड फॉर। फिर भी जो है यद्यप शार्क ने उसके द्वारा लड़ी गई हर चीज को नष्ट कर दिया और पूरी तरह से उसके लिए खून बहाया, तो इसे बताया जा रहा है इवन एज द शार्क डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही हैज फॉट एंड ब्लेड फॉर, यानी कि उसके लिए युद्ध लड़ा और उसके बाद ब्लड बहाया। सेंटियागो प्रोसीड्स नोबली थिंकिंग ऑफ द ट्रायल्स हिज ओन हीरो। पूरी तरह सेंटियागो ने तरीके से आगे बढ़ता है, और सेंटियागो नेक तरीके से जो है आगे बढ़ता है मित्रों, अपने नायक जो डिमेगियो के परीक्षणों के बारे में सोचता है और मानकों पर खरा उतरने का वो प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटियागो जो अपने इंड्योर्ड एंड अटेम्प्टिंग टू लिव अप टू स्टैंडर्ड सेट बाय द ग्रेट बॉल प्लेयर, यानी कि महान बॉल प्लेयर द्वारा निर्धारित, यानी कि जो महान बॉल प्लेयर था उसके द्वारा जो निर्धारित तथ्य थे, उन परीक्षणों में उसने जो है अपने नायक को डिमेगियो के परीक्षणों के बारे में वो सोचता विचारता है और मानकों पर खरा उतरने का वो प्रयास करता है। तो इस क्वेश्चन में ये सारी स्टोरी आपको मिलेगी मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फेमस क्वेटो फ्रॉम ए टेल ऑफ टू सिटीज, यानी कि ए टेल ऑफ टू सिटीज का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। जो प्रसिद्ध उदाहरण उसके बताए गए हैं उसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे, द फेमस कोट इज फ्रॉम ए टेल ऑफ टू सिटीज इज द ओपनिंग लाइन विच बिगिंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज का प्रसिद्ध उदाहरण प्रारंभिक पंक्ति है जो शुरू होती है, जो कि शुरुआत जिसका क्या आता है, विच बिगिन, जो शुरू होती है, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम।
यह सबसे बुरा समय था। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, यह सबसे अच्छा समय था। द ओपनिंग लाइन यानी कि प्रारंभिक पंक्ति जो है, प्रारंभिक पंक्ति में नियरली ए पैराग्राफ लॉन्ग शोज द स्टेम, यानी कि इसमें एक स्ट्रीम दिखाई पड़ती है जो कि समय के विरोधाभास तरीके से लगभग एक पैराग्राफ लंबी प्रारंभिक पंक्ति समय के चरम विरोधाभासों को दर्शाती है और चेतावनी देती है कि क्रांति फिर से हो सकती है, और ये सजेशन देती है, वार्न करती है कि क्रांति जो है वो फिर से हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यही मिलेगा। व्हाट इज द फेमस पोएट्री फ्रॉम ए टेल ऑफ टू सिटीज, कि इसमें जो है ए टेल ऑफ टू सिटीज में अंतिम पंक्ति क्या है, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप देखेंगे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लास्ट लाइन इन ए टेल ऑफ टू सिटीज, यानी कि इस उपन्यास में ये पूछा जा रहा है कि जो लास्ट, तो देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द लास्ट लाइन इन ए टेल, यानी कि इस टेल में, इस कहानी में जो अंतिम पंक्ति है उसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट इज द लास्ट लाइन इन ए टेल ऑफ टू सिटीज, यानी टू सिटीज के जो लास्ट पंक्ति है इसमें जो है बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है मित्रों, पूरी ही तरीके से आप इसको समझेंगे। उपन्यास इसमें जो है, इस उपन्यास में ये पूछा जा रहा है अंतिम पंक्ति क्या है, टू सिटीज के विषय में, अंतिम पंक्ति के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में आप इसको समझेंगे मित्रों। द लास्ट लाइन इन ए टेल ऑफ टू सिटीज इज कैंटन्स फाइनल लाइन बिफोर बीइंग लीड टू हिज एक्सक्यूशन, यानी कि ए टेल ऑफ टू सिटीज की अंतिम पंक्ति कैंटन की फांसी से पहले की अंतिम पंक्ति है। ये जो है, जब कैंटन को फांसी हुई थी, लीड टू हिज एक्सक्यूशन, उसके पहले की पंक्ति थी ही एंड्स हिज थॉट विथ, उसने अपने विचारों को इस तरह समाप्त करता है, वो अपने विचारों को, इट इज ए फार, यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि अपने थाट को पूरी तरह से वो समाप्त करता है, और ये वो कहता है कि यह एक बहुत बेहतर काम है जो मैं करता हूँ। इट इज ए फार बेटर थिंग दैट आई डू, जिसको कि मैं करता हूँ, देन आई हैव एवर डन, और जो मैं इस कार्य को करता हूँ, कभी किया हूँ, इस तरह समाप्त करता हूँ, यह एक बहुत बेहतर काम है जो मैं करता हूँ जितना मैंने कभी किया है। इस बात को यहाँ पर दोहराया जा रहा है, यह एक बहुत कहीं बेहतर आराम है जिसमें मैं जाता हूँ, अर्थात जो मैं करता हूँ, फार बेटर रेस्ट, ये बहुत ही बेहतर आराम है, दैट आई गो टू, दैन, जिसको मैं करने जाता हूँ, आई हैव एवर नोन, जिसके बारे में पूरी तरह से मैं जानता हूँ, समझता हूँ। दिस द लाइन शोज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फेट, यानी कि ये पंक्तियां जो है उसके भविष्य, उसकी स्वीकृति को बतलाती हुई आगे बढ़ रही मित्रों। बिलीफ और उसके विश्वास को दर्शाती हैं। हिज डाइंग फॉर समथिंग गुड, उसकी मृत्यु भाग्य और उसके विश्वास कि वो किसी अच्छे काम के लिए मर रहा है, इस चीज़ को बताती हैं। मेकिंग हिज पेंडिंग एक्सक्यूजन ए वर्दी काज, और उसमें एक योग्य कारण बन जाती है, यानी कि जो बाधा है, उसकी बाधा डालने वाली जो सज़ा है, एक जो है जिससे उसकी बाधा डालने वाली एक जो सज़ा है, एक योग्य कारण बनकर उसके समक्ष आती है मित्रों। तो ये सारी स्टोरी इसमें आपको मिलेगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आप देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवेल द मिल ऑन द फ्लोस इज मच कंसर्न्ड विथ एजुकेशन हाउ, यानी उपन्यास द मिल ऑन द प्लास का पहला भाग शिक्षा से काफ़ी संबंधित है। तो किस प्रकार से संबंधित है इसको आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखेंगे इन द मिल ऑन द फ्लॉस द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवेल इज कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ टॉम एंड मैगी एंड डिफरेंसेस ऑफ मोड ऑफ द एजुकेशन बिटवीन टॉम, टुलिवर एंड मैसेज। तो इसमें पूरा आप इसके सारांश को समझेंगे। द मिल ऑन द प्लास में उपन्यास का पहला भाग टॉम और मैगो की शिक्षा और टॉम टुलियर
टुलिवर और मैगो के बीच शिक्षा के तरीके के अंतर के बारे में चित्रित है। द टाइटल ऑफ बुक्स टू इज स्कूल टाइम आल्सो। दूसरी पुस्तक का शीर्षक भी स्कूल टाइम है। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है व्हाट डज द रिवर फ्लॉस सिंबलाइज, यानी कि फ्लास नदी किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे रिवर जनरली सिंबलाइजेस लाइक बट रिवर फ्लॉस इन दिस नॉवेल इज द सोर्स ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रक्शन फॉर टुलिवर्स फैमिली। नदी आमतौर पर जीवन का प्रतीक है मित्रों, लेकिन इस उपन्यास में फ्लास नदी टुलिवर के परिवार के लिए आय और विनाश का स्रोत है। यानी टुलिवर के परिवार के लिए एक आय और विनाश का सूचक बनी ये कौन, ये नदी मित्रों। आगे देखेंगे रिवर फ्लॉस आल्सो सिंबलाइज मैगीज कैरेक्टर्स। द डेप्थ ऑफ फ्लॉस presents deep emotion of Maggie and unpredictable pass of flaws represent the Maggie's thought। तो इसमें देखेंगे स्वीवर फ्लास मैगो के चरित्र का भी प्रतीक है। फ्लास की गहराई मैगो की गहरी भावनाओं को प्रस्तुत करती है यहाँ पर, और फियोस के अप्रत्याशित रास्ते मैगी के चरित्र का प्रतिनिधित्व भी करती है ये रिवर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ले चल रहे हैं, 10 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 9 और अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होगा आपका 10। तो इसको आप देखेंगे नेम द गोल्डन पीरियड ऑफ द रीजनल नॉवेल एंड मेंशन सम ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ द पीरियड। इसमें ये पूछा जा रहा है क्षेत्रीय उपन्यास के स्वर्णिम काल का नाम बताइए तथा उस काल के कुछ उपन्यासकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें ये दो चीजें पूछी जा रही हैं मित्रों। द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश रीजनल नॉवेल इज अप्रॉक्सीमेटेड, यानी कि अंग्रेजी क्षेत्रीय उपन्यास का स्वर्ण युग लगभग 1800 से स्टार्ट हुआ, 1800 टू ये 1800 से लेकर के 1940 तक बताया जा रहा है कि 1800 से 1940 तक रहा मित्रों। इट डेवलप्ड इन द वर्क्स ऑफ मेरिया एजुकेटर, जो कि इसका विकास मारिया एडवेगरवर्थ, चार्लेट ब्रेट, एमिल ब्रेट, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, अर्नोल्ड बेनर के कार्यों में हुआ। इन सब सारे जो राइटर्स थे इनके बीच में जो है का नाम आया मित्रों। E.G. बूथ, मेरी बेब्बे, थॉमस मोल्ड, शीला के स्मिथ, कॉन्स्टेंस होलमे और फ्रांसिस एरेस युग, यानी कि ये सारे समय बताए गए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। इन्हीं सारे युगों के विषय में मित्रों इसमें बताया गया है। शीला के स्मिथ, कॉन्स्टेंट होम, फ्रांसीसी एरेट युग, ये सारे नेम इसमें जो दिए गए हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में मिलेगा। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताए हैं, इसको आप पूरी तरीके से देखेंगे और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रक्रिया को और प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।